वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, और उसी में हम स्पेशल मैराथन देख रहे थे जिसमें हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और अब लास्ट में केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ सिर्फ 3 क्लास में आपकी जो साइंस की समरी है पूरी बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने कवर करा दी है। इसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं और जो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी वो सब देख लेंगे तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो पेडागोजी के लिए आएंगी। अब हम इसके बाद जो है पेडागोजी सेक्शन जो है उसको भी अपना लास्ट तक क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि बिल्कुल लास्ट टाइम में जब मैं टेस्ट सीरीज़ कराऊँ तो वो आपके लिए बस एज अ रिविज़न वहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, अगर अभी भी आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411662115। इस पर आप मेरे को मैसेज करेंगे। साइंस पेपर 2 के नोट्स, ये जो पीडीएफ हैं समरी की, ये सारी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर विद आंसर, टॉपिक सीरीज विद आंसर, पेडागोजी के की पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उससे आप एक क्विक रिवीजन जो है बहुत इजीली कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर जो है वो आप देखेंगे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। उसके अलावा आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पूरे चांसेस हैं इस बार एक क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकता है। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन 3 टॉपिक से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं। हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखिए, एसिड, बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। बेसिकली एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लेमन, विनेगर, सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर, खट्टा टेस्ट करते हैं, वो आपके एसिड हैं, लेमन, विनेगर हो जाएंगे। और वो सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं, जो कड़वे होते हैं या सोपी जैसे चिकने होंगे, है ना, टच करने पर, तो वो आपके बेस होते हैं। तो याद रखेंगे, एसिड खट्टे और जो बेस हैं वो बिटर होते हैं। एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं और जो बेस होते हैं वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जो एसिड होते हैं इनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है और जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पर आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। विदाउट टेस्टिंग, बिना टेस्ट करे आप कैसे बताएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इंडिकेटर, जिसमें आपका टर्मरिक, लिटमस, ये हिबिस्कस की जो पेटल्स होती हैं, गुड़हल की जो पंखड़ियाँ होती हैं, ये सब की सब क्या काम करती हैं, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। उसके अलावा जो फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और ये सब हैं, जो फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज हैं, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। अब अगर मैं लिटमस की बात करूँ, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें लाइकेन से। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, लाइकेन से। जो पेड़ों की छाल के ऊपर लगा रहता है वो लाइकेन होता है, तो वहाँ से ये हमें लिटमस का पेपर मिलता है। जब मैं इसको एसिड सॉल्यूशन में डालती हूँ तो ये क्या करता है, लिटमस, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में बदल जाता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर किस में, रेड में बदल जाएगा, और रेड तो रेड ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखिएगा, लिटमस क्या करता है, उस पर जब एसिड डाला जाता है तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। जब मैं बेस की बात करती हूँ तो बेस के केस में रेड लिटमस पेपर जो है वो आपका ब्लू हो जाता है। टर्मरिक सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, हल्दी की बात करें, तो ये एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करती, एसिड में सेम रहती है। मतलब टर्मरिक येलो है तो एसिड में ये जो है येलो ही रहेगी, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन पर टर्मरिक जो है वो रेड कलर जो है वहाँ पर देती है। चाइना रोज, सेम जैसे गुड़हल की पंखड़ियाँ, वो वाइट कलर वाला जो रोज़ होता है वो चाइना रोज कहलाता है। टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, ये एसिडिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, डार्क पिंक में, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से याद रखिएगा।
कुछ सॉल्यूशन आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन भी होते हैं। सच सॉल्यूशन डेट डज नॉट चेंज द कलर टू रेड और ब्लू, किसी लिटमस पेपर पर कोई कलर चेंज नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जिसमें आपका शुगर, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये दोनों आपके क्या है, न्यूट्रल के ही केस में आ जाएंगे। उसके बाद ये तो हमने देखिए नेचुरल, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आपका होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होता है, जब इसको एसिड में डाला जाता है तो वहाँ पर ये कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में जब हम इसको ड्रॉप डालेंगे फिनोप्थलीन की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर बेस के लिए एग्जांपल दिया है इन्होंने NaOH। NaOH, जब भी OH आ जाएगा तो समझ लो वो बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, तो फिनोप्थलीन बेस में कैसा रंग देता है, पिंक। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का भी आप याद रखेंगे, ये रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर देता है आपका बेसिक सॉल्यूशन में। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण आपका क्या होता है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, वो हमें देता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन देता है। और इस प्रोसेस में हमें जो नया सब्सटेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, सॉल्ट, लवण, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अलोंग क्या होता है, वाटर भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और साथ में कुछ हीट जो है वहाँ पर रिलीज होती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या वहाँ पर हीट जनरेट होती है, बिल्कुल हीट जो है वहाँ पर जनरेट होती है। अब एसिड इन्होंने ले लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस ले लिया इन्होंने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो वहाँ पर क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये आपका सॉल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वहाँ पर फॉर्म हुआ, साथ में वाटर भी रिलीज हुआ और साथ में जो हीट एनर्जी है वो भी वहाँ पर रिलीज होती है। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है ये बहुत जगह काम आता है। जब आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ताकि क्या हो जाए, वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाए। सेम देखिए, सेम ऐसे ही जब हमें आंट काट लेती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और वो जब अपना डंक काटती है तो एसिडिक सॉल्यूशन हमारी बॉडी में जाता है जिससे इचिंग होती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलामाइन या बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो याद रखेंगे, आंट जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे इचिंग जो है वो कम हो जाएगी। ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, है ना, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कभी कभी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्विक लाइम, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पर बेस, जो बेस होगा क्विक लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। सेम वैसे ही जब सॉइल जो है आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ये तो उसके केस में करते हैं जब हमारी सॉइल एसिडिक होती है, तो उस केस में हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक खाद वगैरह है, उनका प्रयोग करते हैं जब हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक के केस में जब सॉइल होगी तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, लेकिन जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम बेस डालते हैं, क्विक लाइम वगैरह और स्लेक्ड लाइम जो है, चूना वगैरह जो है वो उसमें डाला जाता है। उसके अलावा आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड किस में होता है, फॉर्मिक एसिड किस में होता है, सिट्रिक, ऑक्सैलिक स्पिनिच में होता है, टार्ट्रिक एसिड जो है वो किस में होता है आपका ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो। कच्चे आम में पूछेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिट्रस लगा देते हैं, नहीं, कच्चे आम में कौन सा एसिड होता है, आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ये सारी जो टेबल है इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एसिड बेस सॉल्ट में अभी के लिए आप इतना ही जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट अब जो हम इसमें समझेंगे वो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, अगर नहीं किया है तो शेयर एंड में ज़रूर करना है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। 1000 प्लस का टारगेट है लाइक का, तो वो पूरा करना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास बहुत से फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, बहुत से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अब हम समझेंगे कि कौन से फिजिकल हैं, कौन से केमिकल हैं। जैसे आप पेपर को कट कर देते हैं पीसीज में, लेकिन वो फिर से रीअटैच
टच नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आपने पेपर को कट करा तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके साइज़ में चेंज हो गया, उसके छोटे छोटे पीसीज हो गए। लेकिन ऐसा थोड़ी हुआ कि पेपर से कोई एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया, नया पदार्थ बन गया, नहीं। ठीक है, सेम ऐसी जो चौक है हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो घिसकर उसका पाउडर नीचे गिर जाता है और उससे हम फिर से चौक नहीं बना सकते। तो वहाँ पर भी हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया, उसके छोटे छोटे पीसीज हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ही होता क्या है, पानी को हम आइस में बदल देते हैं और आइस को हम पानी में बदल देते हैं। तो उससे ऐसा थोड़ी होता है कि पानी से पानी मीठा हो जाएगा, या पानी की कोई जो स्टेट है उसमें हमने बस परिवर्तन किया है, उससे उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो जब ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हम किसी की अवस्था स्टेट, जैसे हमने क्या करा, उसे सॉलिड से लिक्विड कर दिया, पानी को आइस से आइस से हमने क्या करा, पानी बना दिया। फिर हमने क्या करा, पानी से उसको आइस बना दिया। तो हमने उसकी स्टेट में चेंज करा, उसकी अवस्था में चेंज करा, या फिर हम उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, जैसे कि शेप, साइज़ या कलर। तो वो क्या होता है, वो चेंजेस हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। और इनमें कभी भी कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। और जनरली ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। कैसे, देखिए, आपने पानी से बर्फ़ बनाया तो आप फिर से बर्फ़ से पानी दोबारा बना सकते हैं, तो रिवर्स हो गया। सेम ऐसे ही जो आपकी आइसक्रीम थी वो पिघल गई तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन आप फिर से उसकी वही स्टेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल होती हैं। जैसे पेंट करा आपने वॉल पर, तो उसमें क्या हुआ, आपने उसका कलर चेंज कर दिया, कुछ समय बाद आप उस पर दूसरा कलर चेंज कर देंगे, तो उससे ये थोड़ी हो रहा है कि वॉल जो है उससे कोई नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है। ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है, जहाँ पर हम उसकी क्या चेंज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, या उसका साइज़ चेंज कर रहे हैं, या उसका कलर चेंज कर रहे हैं। जैसे ब्रेड को छोटे छोटे पीसीज में काट दिया, तो वहाँ पर हमने क्या करा, ब्रेड की साइज़ को चेंज कर दिया, ब्रेड की शेप को चेंज कर दिया। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करते हैं, या फिर हम किसी स्टेट में परिवर्तन करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जहाँ पर हमें कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार नहीं होता, तो वही आपके कौन से चेंजेस होते हैं, वही आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो इनको पहचानना बहुत आसान होगा आपके लिए। अब आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि कौन से आपके फिजिकल चेंज हैं। और जनरली याद रखिएगा, ये फिजिकल चेंज जो होते हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं। इनको फिर से वापस उसी स्टेट में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको आइस वाला एग्जाम्पल दे ही दिया है। अब हम बात करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस केमिकल चेंज होते हैं। देखिए, जिन सब्सटेंस में रिएक्शन के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और वो कभी रिवर्स भी नहीं हो सकते, तो वही आपके केमिकल चेंज होंगे। जैसे दूध से दही बनाना, एक बार दूध से दही बन गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, और वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया। हमें मिल्क से कर्ड मिल गया, दूध से दही मिल गया, तो वो आपका क्या है, केमिकल चेंज है। बाकी एनसीईआरटी में देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन बताई हैं जिनको आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि केमिकल चेंज हमें कैसे देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसको अगर आप बाहर बहुत समय तक छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में जो नमी है, जो वाटर है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं या फिर जंग बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा केमिकल चेंज है। वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया, क्या, आयरन ऑक्साइड, और जो जंग उस पर लग गई है वो लोहा क्या फिर से ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, आप सिर्फ रस्टिंग को रोक सकते हैं, लेकिन एक बार रस्टिंग हो गई, एक बार जंग लग गया, तो वो लोहा ठीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया, कौन सा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। याद रखिएगा, जो आयरन है, जो लोहा है, वो रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, हवा के साथ, और हवा में जो नमी है, जो पानी है, उसके साथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है। देखिए, जब मैग्नीशियम, जो कि आपकी एक मेटल है, जो कि एक धातु है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पर एक रिबन लिया, और उसमें जब रिएक्शन कराएंगे किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसे हीट करा, तो होगा क्या, जो मैग्नीशियम है वो आपका किस में बदल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, MgO। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ये एक पाउडर की फॉर्म में होगा। तो देखा, जो अभी मैग्नीशियम एक रिबन में था, वो किस में बदल गया, वो पाउडर में बदल गया। तो यहाँ पर हमें केमिकल चेंज देखने को मिला।
तो जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर हम उसको हीटअप करते हैं, वहाँ पर हम उसको हीटअप, जब वहाँ पर हम ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसी जो ये पाउडर वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कराऊंगी, जल के साथ रिएक्शन कराऊंगी, तो मुझे बेस मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मैंने बताया था जो हाइड्रोक्साइड जिनके आगे लगा होगा वो क्या होंगे, वो आपके क्षारक होंगे, वो आपके बेस होंगे। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका सीटेट में, ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब आपने जल से H2O से रिएक्शन कर दी तो क्या बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। और जैसा कि आपको पता ही है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्षारक होता है, ये बेस होता है। तो ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी बताया है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, एक सॉल्यूशन दिया है किसका, कॉपर सल्फेट का, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला थोथा। अब क्वेश्चन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है नीला थोथा। जब इसकी हम आयरन लोहे के साथ Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, FeSO4, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाता है। और वो उसके कलर को नीले से क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो हमें एक नया सॉल्यूशन अलग से मिल गया FeSO4। जो सॉल्यूशन पहले CuSO4 था, अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, वो आपका आयरन सल्फेट हो गया, जो पहले कॉपर सल्फेट था। तो एक नया सब्सटेंस मिला, कलर भी चेंज हो गया, कहाँ से, ब्लू से आपका ग्रीन हो गया, नीले से आपका हरा हो गया, और एक आपको कॉपर जो है उसमें से अलग हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, जिसको हम मेटल और नॉन मेटल में देखेंगे अभी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे कि यहाँ पर जो लोहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको हटा दिया और रिएक्शन हो गई और आपका FeSO4 बन गया और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। तो इस तरह से ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल NCERT में दिए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिरका, जिसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसका मतलब ये एसिड है, ये अम्ल है। इसकी जब हमने खाने का सोडा, जिसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट, बिल्कुल याद रखना है। खाने के सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो पूछेगा आपसे, जब सिरका की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो बताइए क्या फॉर्म होता है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो फॉर्म होती है। और यही CO2 की रिएक्शन जब आप चूने के पानी CaOH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, चूने के पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा CaCO3, और साथ में पानी भी रिलीज होगा, जल भी रिलीज होगा, H2O भी रिलीज होगा। तो याद रखिए आपको क्या मिला, CaCO3 वहाँ पर मिल गया। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, याद रखिए। जब विनेगर की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और जब उसी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपने लाइम वाटर, चूने के पानी से करा दी, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखिए, इसके बाद हमें देखना है कि जो बर्निंग होती है, किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न करेंगे, जैसे लकड़ी को बर्न कर रहे हैं या किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हैं, जैसे पेपर को बर्न कर रहे हैं, तो उसमें ऐश, आपको राख मिल जाती है, तो वो भी आपका एक केमिकल चेंज ही होता है। उसमें हमेशा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी बर्निंग के साथ, और आपका जो पेपर है वो एक नए सब्सटेंस में, ऐश में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। सेम ऐसे ही एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पर गैस, साउंड, जो हीट होती है, ये सब नए सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म होते हैं। गैसेस के रूप में अलग तरह की गैसेस फॉर्म होती हैं, साउंड वहाँ पर निकलती है। तो ये सब भी आपके क्या हैं, आपके केमिकल चेंज ही होती हैं। जो खाना बनाते हैं, क्वेश्चन आएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, क्योंकि वहाँ पर एक रिएक्शन होगी और रिएक्शन से जो है प्लांट जो है क्या करेंगे,
क्लोरोफिल की हेल्प से और जो आपका वाटर है उसकी मदद से अभिक्रिया कर कर आपका क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो वो भी आपकी एक केमिकल ही चेंज होता है और केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होती है। सेम ऐसे जो डाइजेशन होता है, जो आपका पाचन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैंने उसमें बताया ही था आपको, जब आपके पेट में ज़्यादा अमाउंट में HCl होता है तो हम वहाँ पर MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो बर्निंग होती है, जो एक्सप्लोशन ऑफ फायर क्रैकर है, डाइजेशन है, जो पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब रासायनिक परिवर्तन ही है, केमिकल चेंज ही है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज आपको क्लियर हो गया होगा। और जो जो रिएक्शन NCERT में बताई हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, समझ में आ गई हैं तो ठीक है, वरना तो याद तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा NCERT में जो बना ही है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि इसकी बात हुई है। अ लेयर ऑफ क्रोमियम या फिर जिंक, जस्ता जिसको बोलते हैं, जब हम जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, अप्लाइड टू द आयरन, यही प्रोसेस जिसमें हम एक लेयर चढ़ा रहे हैं जिंक की आयरन के ऊपर, वही आपकी क्या कहलाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को ही हम यशद लेपन बोलते हैं, यही आपका गैल्वेनाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि आयरन के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, या तो क्रोमियम की, या फिर जिंक की, या फिर जस्ते की। आयरन के ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है वही आपका गैल्वेनाइजेशन है। देखिए, जो स्टेनलेस स्टील होता है, जिस पर कहते हैं ना कि जंग नहीं लगता, तो वो किस किस का मिक्सचर होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट भी NCERT में दिया है। इज मेड बाय मिक्सिंग कार्बन इन आयरन, ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, कार्बन होगी, और कुछ अदर मेटल सच एज क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, ये भी मिलाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील को बनाने में। तो याद रखिएगा, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। ठीक है, फिर लास्ट में एक पॉइंट और समझना है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब हम किसी भी सब्सटेंस को उसके छोटे छोटे पीसीज में फॉर्म कर लेते हैं, वही आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, समुद्र से इवेपोरेशन, यहाँ पर क्या है, गैल्वेनाइजेशन में एक बात और ऐड करनी है कि जब इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पन के थ्रू आप उसी सब्सटेंस के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर लेंगे, तो वही क्या है, आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे जो समुद्र का पानी होता है उसमें सॉल्ट होता है, उसमें नमकीन होता है, उसमें नमक होता है, और जब वो सन के साथ रिएक्शन करता है, हीट होता है, भाप बनती है, और उस वेपर की वजह से, उस इवेपोरेशन की वजह से जो सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाला सॉल्ट आपका क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सोल्ट के क्रिस्टल मिलते हैं, डेले मिलते हैं, और वही प्रोसेस आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, याद रखिएगा, वो आपका फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने सॉल्ट से कुछ और बना लिया, सिर्फ वहाँ पर क्या हुआ, सॉल्ट की स्टेट चेंज हो गई, उसकी अवस्था वहाँ पर हमने परिवर्तित कर दी। जो पानी के साथ मिक्स था उसको हमने सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लिया। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज होगा, याद रखिए, ये CTET में पूछा गया है। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑफ प्योर एंड लार्ज साइज ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से, उसी सब्सटेंस के जब हम बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। और ये हमारा फिजिकल भौतिक परिवर्तन होता है। और एक एग्जाम्पल NCERT में दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, एक बीकर में पानी लेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे, और उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और उस पानी को हीट करेंगे, हीट द वाटर एंड ऐड सम कॉपर सल्फेट। अब उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर हमने उसमें अपना कॉपर सल्फेट भी डाला, और उसमें हम जो ये कॉपर सल्फेट है ना, वो तब तक डालते रहेंगे कि जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट ऐड हो ही ना सके। उसके बाद हम उसको खूब हीट करेंगे, और उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए रख देंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे जो पानी है वो किस में बदल गया होगा, वो आपका क्रिस्टल में बदल गया होगा। किसके क्रिस्टल में,
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में। और ये कैसे रिएक्शन हुई, इवेपोरेशन, वाष्पन के थ्रू ऐसा हुआ और वहाँ पर कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल प्राप्त हो गए और यही आपकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टलीकरण होता है। तो मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पीएस स्टैट में देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए कुछ सब्सटेंसेस आपके मेटल होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो आपके नॉन मेटल होते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस आपका मेटल है या नॉन मेटल है, तो वो पता चलता है आपको उनकी करैक्टरिस्टिक से। कौन सी करैक्टरिस्टिक से, फिजिकल या केमिकल करैक्टरिस्टिक से आपको पता चल पाएगा कि एक सब्सटेंस वो मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखिए जो मेटल होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, वो मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको पीटा जा सकता है और पतली पतली शीटों में कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उनमें देखने को मिलती है, मतलब पतले पतले छोटे छोटे तारों में उनको खींचा जा सकता है। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के तार होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जैसे क्या होता है, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, और जो साउंड जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मेटल में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये होते हैं आपके मेटल। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बताते हैं कि एक सब्सटेंस है वो क्या होगा, वो आपका मेटल हो सकता है। और अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो आपका क्या है, वो नॉन मेटल है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सब, आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा कि वो आयरन और एल्युमिनियम को क्या होता है, आपने देखा होगा हथौड़े से पीटता रहता है। वो पीटता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर वो उसकी शेप वगैरह को चेंज करने की कोशिश करता है। बट आपने कभी देखा है कि वो कोयले या लकड़ी को पीटता है? नहीं। कोयला और लकड़ी क्या है, दोनों नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनको मारकर पतली पतली शीटों में कन्वर्ट करा जा सके। ये प्रॉपर्टी मेटल में देखने को मिलती है और ये प्रॉपर्टी होती है आपकी मैलिएबिलिटी। सम सब्सटेंसेस कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू शीट, और यही जो क्वालिटी है सब्सटेंस की, ये आपकी मैलिएबिलिटी होती है और ये प्रॉपर्टी मेटल में शो होती है, नॉन मेटल में नहीं होगी। जैसे कोल और वुड, उनको पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे, वो पतली शीटों में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो जनरली मेटल में देखने को मिलती है। मैंने क्या बोला, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली मेटल में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन भी है आपका मरकरी। मरकरी जो है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में होता है, तो जिसकी वजह से उसमें पतली शीट नहीं बना सकते, तो एक्सेप्शन हमेशा होंगे। सम सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, इनको पुल्ड करा जाता है, स्ट्रेच करा जाता है। जैसे आपने गोल्ड की बहुत पतली पतली चैनें भी देखी होंगी, मतलब इतनी पतली बहुत, तो उनको पुल्ड करा जा सकता है, स्ट्रेच करा जा सकता है और कन्वर्ट करा जा सकता है वायर में, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। तो जनरली ये जो प्रॉपर्टी होती है, फिर से मैंने क्या बोला, जनरली ये जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको मेटल में देखने को मिलती है। सब सब्सटेंसेस आर हार्ड, ये हार्ड वाली प्रॉपर्टी, शाइनी वाली प्रॉपर्टी, मैलिएबल, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ जनरली हमको मेटल में देखने को मिलती है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ये प्रॉपर्टी होती हैं वो आपके मेटल कहलाते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो मैं नाम बोल रही हूँ ना, बेसिकली यही याद रखेंगे आप। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आपके मेटल हैं। और सब सब्सटेंसेस जो इसके अपोजिट काम कर रहे हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो आपके नॉन मेटल हो जाएंगे। जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन जो जनरली गैसेज आती हैं वो आपकी नॉन मेटल में जाती हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस, ये याद रखेंगे, ये भी आपके क्या हैं, ये आपके नॉन मेटल हैं। आयोडीन जो होता है वो भी आपका नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती, उनमें मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं होते हैं। और जो मेटल होते हैं जनरली सभी, याद रखना, मैंने यहाँ पर तो एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मेटल जो होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मेटल जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे, चाहे वो थोड़ी सी करेंगे, लेकिन वो कंडक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर होंगे, प्योर इंसुलेटर नहीं होते। तो सभी मेटल, यहाँ पर मैंने सभी बोला, सभी मेटल जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जैसे सिल्वर जो होती है वो हाईएस्ट होती है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो सिल्वर होती है। तो ये इस तरह से कुछ गुड होंगे, कुछ बैड होंगे, लेकिन जो मेटल होते हैं वो बेसिकली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कराती हैं। तो नॉन मेटल भी क्लियर हुए, मेटल भी क्लियर हुए। उसके बाद एक तीसरा आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड में कौन कौन से होते हैं आपके, बोरॉन, बेसिकली आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए मेटलॉइड में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक।
बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे। जैसे हमने बोला जो मेटल होते हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो ये एक्सेप्शन में काम करेंगे। इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने बोला कि नॉन मेटल तो फिर हार्ड नहीं होंगे क्योंकि उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करते हैं, लेकिन जो डायमंड होता है ना वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। बिस्मिथ और जो लेड होते हैं आर नॉट गुड कंडक्टर बट दे आर मेटल, है ना, तो वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बिस्मथ और लेड जो होते हैं, बट फिर भी वो क्या है, वो मेटल है। तो ऐसी जो ब्रोमीन होता है इज ओनली अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे आयोडीन, ये जो शाइनी प्रॉपर्टी होती है ये मेटल में ही होती है, लेकिन जो आयोडीन आपने देखा होगा वो भी शाइनी होता है, तो ये भी एक्सेप्शन की तरह काम करता है, ये शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है। अ पर्पल कलर सॉल्यूशन आयोडीन जो कि नॉन मेटल है इज अप्लाइड टू द वुंड एज एन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करता है। आपने देखा होगा पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो वुंड वगैरह पर लगाया जाता है, घावों पर लगाया जाता है, तो उस केस में वहाँ पर उनमें क्या होता है, पर्पल कलर के सॉल्यूशन में वो आयोडीन ही होता है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि हमने उनकी शेप, उनकी हार्डनेस, उनकी डक्टिलिटी, उनके आधार पर हमने क्लासीफाई करा मेटल और नॉन मेटल को। अब हम डिफाइन करेंगे मेटल और नॉन मेटल को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे क्या मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए जो मेटल होते हैं, आपका मेटल कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के यहाँ पर आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करी तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, MgO बनाया। और ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, आप याद रखेंगे, वो हमेशा कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है, याद रखेंगे। एसिडिक मीन्स वो नीले लिटमस को लाल करेंगे और बेसिक मीन्स रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का जो रिबन है इज एल्कलाइन, वो क्षारीय हो जाता है नेचर में। देखिए अब होता क्या है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन थे तो उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराती हूँ तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आ गया तो वो बेस है, तो क्या पता चला हमें, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। और बेसिक होने की वजह से ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बेसिक होगा नेचर में, क्योंकि वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वहाँ पर फॉर्म करेगा जब हम उसमें वाटर जो है वो डालेंगे। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाती है, और उस राख में जब हम पानी डालते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। समुद्र जल में भी मैग्नीशियम जो है, याद रखेंगे, वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा मेटल जो समुद्र है, सी वाटर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम जो होता है वो आपका जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल पत्तियां हैं, लीव्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, उनमें भी मैग्नीशियम जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, आयरन है। आयरन की जब ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। जंग लगना जो होता है, रस्टिंग जो होता है, ये Fe2O3 यहाँ पर बनता है जब आयरन को हम ऑक्सीजन और जल की प्रेजेंस में रखते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर कॉपर, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जब कॉपर के किसी यूटेंसिल को मैं बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, मतलब जो वायु होगी, एयर होगी, उसमें ऑक्सीजन है, नमी भी है, इट मीन्स वाटर भी है,
तो कॉपर को जब ऑक्सीजन और यहाँ पर पानी में H2O में रखा जाता है लंबे समय तक, तो वो जो है उस पर हल्की हरे रंग की जो परत है वो उस पर जम जाती है, और जो उसके ऊपर कॉपर के ऊपर हल्के हरे रंग की जो परत जो उसके ऊपर जम गई है वो किसकी होती है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, ऐसे दे देगा आपको कॉपर रिएक्शन विद H2O प्लस O2, है ना, ऑक्सीजन और पानी के साथ जब कॉपर की रिएक्शन हुई तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, और वो ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी होती है, आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड किसकी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की CuCO3। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की लेयर जो है वो वहाँ पर फॉर्म हो जाती है, जो कि आपकी ग्रीन कलर की होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि कैसे जो मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और वो उनके ऑक्साइड जो है वहाँ पर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। ये जो सल्फर होता है, सल्फर आपका नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ये सल्फर डाई जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर फॉर्म करता है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की जब मैंने वाटर से रिएक्शन कराई तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, ये यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो नॉन मेटल होते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। इसी वजह से इसने लास्ट में क्या फॉर्म करा, सल्फ्यूरस एसिड जो है वो यहाँ पर फॉर्म करा। और यही जो सल्फ्यूरस एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमको पता है जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है कि जो नॉन मेटल होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं आपके नेचर में। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है मेटल का। ये मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो आपका क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिकली आपको याद रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और फिर इसकी रिएक्शन जब मैंने पानी से कराई तो इसने फॉर्म करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए भी हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी यहाँ पर बना, स्लेक्ड लाइम यहाँ पर बना, जब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो ये फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल्की दिखाई देता है, दूधी या मिल्की सॉल्यूशन यहाँ पर बनता जाता है। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती चली जाऊंगी तो ये जो इनसॉल्यूबल है कैल्शियम कार्बोनेट बाद में ये सॉल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए भी हम कैल्शियम का जो है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लिया, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। देखिए जो मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और ये जो मेटल के ऑक्साइड है फर्दर मेटल के हाइड्रोक्साइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ मैंने कराई तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। यही बात ये यहाँ पर कह रहा है कि जो मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। और जनरली जो नॉन मेटल होते हैं, जनरली शब्द लिखा है, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो याद रखेंगे मेटल रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल नहीं कर सकते। वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम पता लगा लेंगे। अगर कोई सब्सटेंस है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो जनरली हम उसको क्या टर्म देंगे, उसको हम नॉन मेटल के जो है वो टर्म दे देंगे। अब देखिए जो सोडियम है ये एक मेटल है, ये वाटर के साथ हाईली रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ भी बहुत हाईली रिएक्ट करता है, मतलब आग जो है प्रोड्यूस कर देता है। इसी वजह से हम इसको कैरोसिन के ऑयल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाद में और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो याद रखेंगे जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद एयर सो कैप्ट देम इन वाटर, एग्जाम्पल फॉस्फोरस। देखिए जो नॉन मेटल है जनरली वो वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पर है फॉस्फोरस। ये जो फॉस्फोरस है ये आपका नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। और ये नॉन मेटल होने के बाद एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, इसी वजह से हम इसको वाटर में कैप्ट कर कर रखते हैं। नॉन मेटल जनरली जो होते हैं वो एयर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर फॉस्फोरस होगा, ये एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, इसी वजह से हम फॉस्फोरस को वाटर के अंदर जो है वो वहाँ पर रखते हैं।
तो क्लियर हुआ, वाटर के साथ एसिड, वाटर के साथ मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते। अब रिएक्शन विद एसिड और बेस है ना, जब हम मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे, देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका मेटल है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब मैंने एसिड से कराई तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। यही पूछ लेगा आपसे, ऑप्शन में दे देगा Mg प्लस HCl। अब आपको पूछेगा बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा, तो याद रखेंगे वहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है, पॉप इस तरह की साउंड जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल ना तो पानी के साथ ना एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ही जो है वो रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जनरली जो है ये आपका रिएक्शन नहीं करते एसिड और बेस के साथ, जबकि ये मेटल है। और नॉन मेटल तो आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, जनरली नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। अब यहाँ पर कॉपर की बात करते हैं। कॉपर क्या है, आपका मेटल है। देखिए जो मेटल है, अभी मैंने बोला कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कॉपर। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है क्योंकि याद रखना है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब मैं अगर गर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन मैं गर्म करने पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराऊं कॉपर की, उस केस में ये रिएक्शन कर जाता है। तो याद रखेंगे कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये गर्म करने पर रिएक्शन कर जाता है और उस केस में ये कॉपर सल्फेट फॉर्म करता है, जिसे हम CuSO4 मतलब नीला थोता भी बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। उसके बाद लास्ट में आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। PS टेट में यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सब बार बार यहाँ से क्वेश्चन बना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन इफ मेटल विच रिएक्ट विद सॉल्यूशन इज मोर रिएक्टिव। अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बेसिकली यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, एक सॉल्यूशन में पड़े मेटल को, जैसे एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो इस सॉल्यूशन में कॉपर पड़ा है। जब सॉल्यूशन में पड़ा मेटल सिंगल मेटल से, सिंगल मेटल यहाँ पर क्या है जिंक से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब ये सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसा कि यहाँ पर है। ये जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी और यही रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन तभी होगी जब सिंगल मेटल जिसकी रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और रिएक्शन यहाँ पर हुई, रिएक्शन के बाद फॉर्म हुआ क्या, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है यहाँ पर अलग हो गया। देखिए जो कॉपर सल्फेट था जिसे हम नीला थोता भी बोलते हैं वो ब्लू कलर का था, और जब उसकी जिंक से रिएक्शन कराई गई तो जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ और जिंक सल्फेट यहाँ पर कलरलेस हो गया, लेकिन जो कॉपर अकेला वहाँ पर निकल गया वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ये भी आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे अगर मैं बोलूँ अभी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर मैं किससे करवाऊँ, सपोज गोल्ड से करवा दूँ, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। सेम ऐसे ही अगर मेरा एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन अगर मैं आयरन से कराऊँ तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो सिंगल मेटल आयरन है वो सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट तभी होगी जब सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें आपको पता चलता है कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और प्लैटिनम जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये ऊपर के जितने भी यम वाले हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। कॉपर जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये इसी वजह से कहा जाता है कि ये फ्री स्टेट में जो है वो आपके पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये मेटल और नॉन मेटल वाला टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा।